व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। हाल ही में हमने सुना था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह सर, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज रेडी टू क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उसके ऊपर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा और पूरा मामला डिटेल में देखेंगे। प्रशांत धवन सर की वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। 1 2 3 गो। पाकिस्तान वालों सूझिए। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया तैयार है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के लिए ताकि हम पीओके वापस ले पाए। नाउ ये स्टेटमेंट रैंडमली नहीं दी गई। 26 जुलाई रिसेंटली आपको पता होगा बीता है। 26 जुलाई को पूरे देश ने ऑब्जर्व किया कारगिल विजय दिवस 24th एनिवर्सरी थी। भारत की एक हिस्टोरिक विक्ट्री की, हमने पाकिस्तान को हराया, कारगिल हाइट्स वापस अपने अंडर ली। और इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि फ्यूचर में एलओसी क्रॉस करने की अगर नीड आन पड़ी तो इंडिया अपने ऑनर के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस भी करेगा। साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि यूक्रेन से हमें बहुत कुछ सीखना होगा। जिस तरीके से यूक्रेन के सिविलियंस ने, आम नागरिकों ने अपनी मिलिट्री की हेल्प करी है, अपनी मिलिट्री को सपोर्ट किया है, ये एक लेसन है इंडिया के लिए भी कि लोगों को भी इसी तरीके से आर्मी को सपोर्ट करना होगा जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की बारी आएगी। नाउ ये जो टॉपिक है ना, इस पर हम जरा फोकस करेंगे कि लोग किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया में भी करंट सिस्टम क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने कहा है कि हमें भी ब्रिक्स बैंक का पार्ट बनाइए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अल्जीरिया, जापान, यूक्रेन या फिर पोलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो ये है कंप्लीट स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्री की। इन्होंने ये कहा कि एक जंग सिर्फ दो सेनाओं के बीच में नहीं होती, दो नेशंस के बीच में होती है। बात सही है, मिलिट्री तो फ्रंट लाइन पे होगी, मगर मिलिट्री को जो सप्लाईज हैं, जो उनको एम्यूनेशन चाहिए, जो वेपन चाहिए, वो सब रेगुलरली प्रोवाइड करने के लिए उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि लगातार आर्मी को वेपन सप्लाईज मिलती रहे। मगर यहाँ पे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है, शांति प्रिय देश है। हमने 26 जुलाई 1999 को कारगिल वॉर जीतने के बाद पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, जो मिलिटेंट्स इनके चढ़ गए थे कारगिल हाइट्स पर, उनको खदेड़ने के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको क्रॉस करके हमने पीओके में एंट्री नहीं करी। ये जो उस वक्त निर्णय था इंडिया का, बहुत मुश्किल में लिया गया, क्योंकि देखिए उस वक्त इंडिया का स्टैचर इंटरनेशनली इतना बड़ा नहीं था, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं थी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ना हम अग्रेसर दिखे कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर दी। तो इसलिए इवन दो इंडियन एयरफोर्स तैयार थी, इंडियन मिलिट्री तैयार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसाइड ये किया कि आईएएफ लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेगी। नाउ ये मैं आपको बता दूं, नाउ इससे ना इंडियन मिलिट्री पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। दबाव प्राइमरली ये पड़ा कि जो हमारे पास ऑप्शंस थी कि ठीक है, अगर मान लो पाकिस्तान ने कुछ हाइट्स कब्जा ली है तो हम दूसरा फ्रंट यहां से खोल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री डाइवर्ट करनी पड़े। ये ऑप्शन हमारे सामने थी ही नहीं, ये टेबल से रिमूव कर दिया गया। सीधा डायरेक्टली हमें बहुत सारी हाइट्स कैप्चर करनी पड़ी और इसी प्रोसेस में हमारे बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स ने देश के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया, वीर गति को वो प्राप्त हो गए। तो इंडिया का जो डिसीजन था ना 1999 में, उसको लेकर आज के समय भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि उस निर्णय से कंफ्यूज मत हो जाना। वो हमारी जेनोसिटी थी कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करी, मगर कल को अगर जरूरत आन पड़ती है तो बिल्कुल हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे। और आगे इन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी है। ये बात मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे रक्षा मंत्री ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने रिपीट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा कि जब भी वॉर होती है पब्लिक ज्यादातर इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है आर्मी को, कि मोटिवेशन उनके लिए बातें करी, अपने टैक्सेस से उनको सपोर्ट किया, मगर डायरेक्ट सपोर्ट सिविलियंस की मिलती नहीं है मिलिट्री को। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एलओसी को क्रॉस करने की बारी आएगी, पीओके को वापस कैप्चर करने की बारी आएगी, उस वक्त सिविलियन पार्टिसिपेशन का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होगा। इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है यूक्रेन का, कि आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखो, अपने आप में मिराकल है। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 30 लाख के आसपास, रशिया की आबादी 14 करोड़ के आसपास, रशिया का एक प्रॉपर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तब भी रशिया ज्यादा यूक्रेन की धरती नहीं कब्जा पाया। ये जो नक्शा है ना, ये 500 दिन से भी जरा बीत गए इस वॉर को, अभी तक ना ये नक्शा हिलने का नाम नहीं लेता। और अगर यहाँ पे आपका एक लॉजिक ये है कि जी यूक्रेन को तो सपोर्ट है यूएसए का, यूएसए ने वेपन्स दे दिए इनको, देखो यूएसए ने ना वेपन्स अफगानिस्तान की जो आर्मी थी उनको भी दिए थे, मगर क्या वो तालिबान से लड़े? नहीं। जैसे यूएसए ने टेक ऑफ किया, अगले ही दिन हमने देखा
कि तालिबान काबुल में पहुंच गया और काबुल बिल्कुल फॉल कर चुका था। बड़ी आराम से यूएस ट्रेन जो मिलिट्री थी अफगानिस्तान की, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो इसके कंपैरिजन में सोच कर दे, यूक्रेन के सामने कई गुना बड़ा देश था, तब भी इन्होंने ना बेसिकली अपने सिविलियंस के दम पर रशिया को रोक के रखा है। ये बात कोई सीक्रेट नहीं है। यूक्रेन की जो मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, जो इन्होंने इनिशियली अपनी मिलिट्री बनाई थी, उनमें से कई लोग मर चुके हैं। ज़्यादातर आज के समय जो इनका फ्रंट संभाल के रखा है ना, वो इनके वॉलंटियर्स ने संभाल के रखा है। बाकी कई और कंट्री के भी वॉलंटियर्स हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, मगर प्राइमरली यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं, जिन्हें अपने कॉलेज टाइम में, अपने यंग टाइम में यूक्रेन की सरकार द्वारा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी, वो लोग आज के समय यूक्रेन की बॉर्डर संभाल रहे हैं। तो यूक्रेन का जो एग्जाम्पल है ना, ये दुनिया भर में आज के समय पॉपुलर हो चुका है। और मेरा मानना यही है, अंत में ना फ्यूचर में आप देखोगे जो वॉर्स होगी, वहां पर देश में कितने देशभक्त लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, वो खुद जो वॉलंटियर करते हैं, देश के लिए लड़ने आते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि देश वॉर जीतेगा या देश वॉर हारेगा। ना इंडिया के केस में ना देखो, राजनाथ सिंह जी ने ये बात कह तो दी, मगर सरकार को भी ना कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा। क्योंकि अभी के लिए अगर हम बात करें, दुनिया में अगर हम देखें कौन कौन से देश हैं जहाँ पे मैंडेटोरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, मतलब कि कॉलेज में आप गए, कॉलेज ईयर्स के आसपास रफली आप कह लीजिए 16 से लेकर 22-24 की एज में, कॉलेज के बाद, कॉलेज से पहले, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, मगर इस एज के आसपास ना वो हर फिजिकली एबल्ड व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग दे ही देते हैं। और ये सिस्टम जिन कंट्रीज ने अपना रखा है, इनकी लिस्ट आपके सामने है। साउथ कोरिया भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको याद होगा, इनका एक बैंड है BTS, उनके कई मेंबर्स को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्वीडन, ईरान, टर्की, रशिया तो ऑब्वियसली दिखेगा ही, यूक्रेन भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यूक्रेन के पास ये सिस्टम था, तभी इन लोगों ने अपने बहुत सारे सिविलियंस को कन्वर्ट कर दिया इनटू सोल्जर्स। क्योंकि उन लोगों को ना अपनी जिंदगी में 2-3 साल एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। बंदूक कैसे चलाते हैं, फॉर्मेशंस में किस तरीके से आपको रहना है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं आपको, तो ये सब बातें उनके दिमाग में जा चुकी थी ना। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी आदमी ने जब जिंदगी में गन ही नहीं पकड़ी, उसको अचानक से आप अगर वॉर फ्रंट में भेज दोगे, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसके इमोशंस, जज्बात तो बहुत होंगे कि मैं देश की सेवा करूं, मगर उसके पास ट्रेनिंग नहीं होगी। तो अगर हमें भी यूक्रेन से सीखना है ये कि कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम POK को कब्जाने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम चाइना भी अरुणाचल प्रदेश के पास कुछ करता है, पाकिस्तान भी और फ्रंट ओपन करने की कोशिश करता है, अचानक से हमारी मिलिट्री स्ट्रेच हो जाती है, हमें सिविलियन वॉलंटियर की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रेनिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में आप देखोगे ओवर द इयर्स इस पर बहुत आवाजें उठी हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करो यूथ के लिए। अब इसको लेकर भी कई आइडियाज हैं। बात देखो घूम फिर के यही आती है, इंडिया में फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, तो लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स में लोग लग चुके हैं, चाहे स्टेट में, सेंटर में, जो सरकारी नौकरियों पे लोग लग चुके हैं, उनकी तो मिलिट्री सर्विस आप कराओ ही। तो इसको लेकर देखिए बहुत सारे ओपिनियन है, बट इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर POK कब्जाना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिविलियंस का उसमें क्रिटिकल रोल होने वाला है। एक बार को आप ये भी कह दो कि हम ये क्यों नहीं कर सकते कि झटके से POK कैप्चर कर ले, अचानक से ना हमारी आर्मी एक मतलब कुछ ही दिनों का फास्ट ऑपरेशन करे, पाकिस्तान को पुल बैक कर ले, कब्जा ले POK को, मान लो एक बार को वो भी हो गया ना, उसके बाद भी इनिशियल कुछ दिनों तक, तो मैं कहूँगा कुछ हफ्तों तक, POK को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑफ कोर्स कई जो उनके मिलिटेंट्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, फिर चाइना का भी इशू है, ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एटलीस्ट मैं कहूँगा 3-4 महीने तक तो ना देश के नागरिकों को भी अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करना होगा, तभी POK वापस कैप्चर हो पाएगा। ये एक आसान काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि पहली बात तो क्या इंडिया में कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस क्राइटेरिया के हिसाब से चाहोगे कि ये ट्रेनिंग दी जाए, मतलब कि किन को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, किन को नहीं मिलनी चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने अप्लाई किया है ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, अल्जीरिया। यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में अल्जीरिया ने अप्लाई किया है टू ज्वाइन द ब्रिक्स बैंक। जो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा ना सर ने कि मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर की कंपलसरी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि
होनी चाहिए यार। बहुत सारे देश हैं जो आपको इस तरीके से कैपेबल बनाते हैं। मतलब एक तरह से वो भी हो गया ना कि वैसे भी ना तो काम तो आती है चीजें कि हम लोग अपने अब आप उस चीज में ये कर सकते हो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेनिंग देनी है तो वो आप जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको दे दो, लेकिन एक बेसिक एटलीस्ट वॉर फ्रंट में अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए, क्योंकि जो देशभक्ति वाली भावना है ना इंडिया के लोगों में कूट कूट के भरी है भैया, और वो अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाती है कॉलेज में ही कर दो इम्प्लीमेंट की भैया। कॉलेज के बाद चाहे आप उसको किसी भी तरीके से हर कॉलेज में एक वो कर सकते हो आप, क्या कहते हैं, जैसे टीचर भी, या फिर एक कैंप लगा सकते हो आप 3 महीने या 6 महीने का, साल के एंड में, मतलब जब ग्रेजुएट हो रहे हो आप तो उसके बाद डिग्री जब आपको मिलेगी, जब आप ये और कंप्लीट कर लोगे तो उस तरीके से भी उसने बहुत दिलचस्प बात रखी सर ने। और मुझे ये लगता है कि भाई देखो एंड ऑफ द डे मैटर करता है। आज यूक्रेन का एग्जांपल देख लो आप, यूक्रेन का, और वहीं पर एग्जांपल मान लो आप किसी कंट्री से आपकी लड़ाई होगी और उस लड़ाई के बीच में आपकी कंट्री के लोग ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। और वहीं आती है देशभक्ति वाली बात, और देशभक्ति के साथ अगर इंडिया के लोग कैपेबल हो जाए तो भाई अलग ही वो हो जाएगा पूरा माहौल। ये चीज़ तो है, और मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर स्टेप लिया जाएगा पीओके के ऊपर, तो ये चीज़ मुझे लगती है। आप भाषण में भी देख सकते हो, और इंडिया की जो है ना रही है हमेशा कि जो चीज़ हमारी भैया उसके ऊपर किसी और की नज़र कैसे बोली। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो, और सर ने बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया। और राजनाथ सिंह सर का जो वो था बहन, बिल्कुल डंके की चोट पे कहना, और हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो देश के लिए ना सीधे दुश्मनों को आंख और कान में वो बात पहुंचा दे, सीधी बात, नो बकवास, समझना समझो, नहीं समझना बच्चों भाड़ में जाओ, हम तो बोलेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। और पीओके के लोगों की ऐसे कर दी वहां पर यार। मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।